हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए अति संभावित 90 क्वेश्चन। तो साथियों, आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट हो रही है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। तो इसी को टारगेट करते हुए आज की सेशन में वो प्रश्न करेंगे साथी जो आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन वाले सवाल हम करने वाले हैं। जैसा दोस्त पिछले वर्ष में आरपीएफ के एग्जाम में सवाल आए थे और जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं केवल उसी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हमने एक क्लास आपको प्रोवाइड किया है जो कि 87 क्वेश्चन का वो क्लास था। अभी आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो साथ ही एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बने हैं जो पेपर में केवल देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो ये टोटल 90 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पूरा प्रश्न हल कीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइएगा। ओके दोस्त, तो डेली क्लास जो चलती है सुबह 8 बजे चलती है, एक 11:30 AM पे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सभी बताएंगे दोस्त कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो ध्यान देंगे दोस्त, नागापट्टिनम, चिंसूरा और मछलीपट्टिनम में भी किया था, सूरत, भरूच और आगरा में भी किया था, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना भी किया था। यानी दोस्त ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी जगह किए थे। डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे सभी जगह, तो ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहली बार साथी प्रदान किया गया था वो किया गया था 1965 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो साथी याद रखिएगा 22 मार्च को मनाए जाते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसको भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भाई किसको भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्त, वेस्तु वर्ष को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर कीजिएगा। ये आप लोग एकदम टेस्ट की तरह लीजिएगा, क्योंकि भाई आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करते चलना है। यहाँ से आपको टेस्ट भी मिल जाएगा कि आप टेस्ट कैसे लगाते हैं, क्योंकि लास्ट 6 दिन बाकी है आरपीएफ के एग्जाम में। तो टेस्ट लगाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तब यह स्थिति किसके रूप में जानी जाती है। बताइए दोस्त, एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तब यह स्थिति किसके रूप में जानी जाती है। तो भाई मुद्रास्फीति जनित मंदी के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो साथ ही यहाँ से 2 प्रश्न आपको याद करना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 164 के तहत करते हैं। तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या बने भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे। तो साथी ध्यान देंगे, भारत जब पहले राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित किया था, जब दूसरा हुआ था 1934 में, तब भारत ने इसमें भाग लिया था। ध्यान देंगे दोस्त, जो कि लंदन में हुआ था। आपसे सवाल पूछेगा कि पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था, जो कि 1934 में लिया था। कहाँ पर हुआ था, तो भाग लिया था भारत ने लंदन में हुआ था। तो जो पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था दोस्त, ये 1930 में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें भाई याद रखेंगे कोई विदेशी व्यापार नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या था। तो जनवरी 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान भाई 50वें नंबर पर था। सी ऑप्शन 85 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। MS गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। MS गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई याद रखिएगा वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथी जो पिवोटिंग है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या बास्केटबॉल से? तो ध्यान देंगे पिवोटिंग बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो साथ ही आप सभी को मालूम होगा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 1956 तक चला था। दूसरी भाई 1956 से 61 के बीच चली थी। तीसरी 61 से लेकर साथ ही 66 तक चली थी। आप ध्यान देंगे तो ये तीनों याद करेंगे, यहाँ से एक सवाल आपके पेपर में पूछ सकता है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। डैश सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। बताइए दोस्त कौन गीत है ऐसा दोस्त कि सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिए कव्वाली है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 14 देखिए। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? भाई किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान देंगे दोस्त चिरोबा को। बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद करोगे और ये क्लास एकदम टेस्ट की तरह दे रहे होंगे, क्योंकि साथ ही हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का भी मिलेगा, प्लस मॉक टेस्ट के भी सॉल्व मिलेंगे और साथ ही प्रैक्टिस सेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मिलने वाले। तो आपको यहाँ से तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और उससे याद करते चलेंगे। देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है? तो किस तत्व की जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है? भाई हीलियम की। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो भाई सरसों की। याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रबी की फसल है, ध्यान देंगे दोस्त। अब इसकी मतलब कटने की समय आ चुकी है सरसों की। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथ ही इसमें थोड़ा सा वॉइस में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, या तो बहुत अच्छा क्लियर हो रहा होगा, थोड़ी सी साथ ही इसमें सर्दी जुकाम हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्त। आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हम मेहनत करें दोस्त, आपको अपने के लिए मेहनत करना है, जो कि आरपीएफ एग्जाम के लिए जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हो रही है। आज 23 फरवरी है भाई, इस महीने में केवल 5 दिन बाकी है और उसमें 1 दिन बाकी है, तो 6 दिन आपके पास बाकी है। ओके तो ध्यान देंगे। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? तो दोस्त बैरोमीटर का। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है? तो साथ ही यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो C बराबर F-32 होता है इंटू 5/9 होता है। तो आपसे क्या पूछा? देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया है 40 डिग्री, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो कितने डिग्री के बराबर सेल्सियस स्केल पर? तो सेल्सियस बराबर F की जगह आप -40 रखेंगे, -32 रखेंगे और यहाँ से 5/9 दिया है, तो -40 और -32 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -72 होगा ना, और -72 और यहाँ से 5/9 दिया है, तो 9×8 = 72। यहाँ से 9 से जब आप 72 को काटेंगे तो 8 बार में, तो -8 आ जाएगा। -8 और ऊपर 5 था, तो -8 और इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा? -40 हो जाएगा। तो यानी दोस्त -40 के बराबर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन कितने लोग का ठीक बन रहा है? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, C बराबर F-32 ब्रैकेट में है इंटू 5/9 होता है। ओके, चाहे सेल्सियस देगा तो फ़ारेनहाइट पूछ देगा, या फ़ारेनहाइट देगा तो सेल्सियस पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? भाई शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा दोस्त महाधमनी होती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय कौन से वादक हैं? तो अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, तो एक भारतीय तबला वादक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। भाई कहाँ पर किया गया था? तो सरोजिनी नायडू ने साथ ही कांग्रेस अधिवेशन में कहाँ पर किया था?
भाई याद रखिएगा कानपुर में अध्यक्षता किसने किया था, तो सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था कानपुर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्त ये करंट अफेयर के सवाल है। तो जनवरी 2024 में जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, बताइए वर्तमान में कौन क्या है, इसको पढ़िएगा। 2 प्रश्न डायरेक्ट पेपर में पूछेगा। बताइए वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, बस इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। भाई जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो भारत के किस शहर में स्थित है, तो मेरे भाई पटियाला में स्थित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सजदा या सिजदा और पैबोस प्रणाली किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो मेरे दोस्त जो सजदा था या सिजदा और पैबोस प्रणाली ये किस दिल्ली सुल्तान द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो मेरे दोस्त गयासुद्दीन बलबल द्वारा स्टार्ट की गई थी सिजदा और पैबोस प्रणाली। बी ऑप्शन गयासुद्दीन बलबल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। भाई बताइए वर्ष 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो आप सभी को मालूम होगा 74.04%। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो सर जी गुजरात राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। कथक की, उड़ीसी की, भरतनाट्यम की या कथक कली की, तो याद रखिए दोस्त कथक की है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो मेरे भाई दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था, तो सर जी खिज्र खान था। ए ऑप्शन क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि भाई आपके लिए आरपीएफ की भी क्लास चली है इस समय और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए क्लास चली है। जो ग्रुप डी का एग्जाम 2018 और 2022 में हुआ था उसका एक एक शिफ्ट का हम क्वेश्चन साथ ही लगातार सुबह 8 बजे और 11:30 AM और शाम को 7 PM पे प्रोवाइड करें। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करें, चाहे आरपीएफ का एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एनटीपीसी रेलवे कोई भी एग्जाम की तरह सेम सिलेबस रहता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बस कभी आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछेगा तो कभी आरपीएफ पूछेगा, कभी ग्रुप डी में पूछेगा, सेम साथी यही सब सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है। तो भाई भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है, तो सर जी केसरिया स्तूप जो बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था। भाई प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में किसका योगदान अहम था, तो सर जी चरक का था ना। बी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मेरे दोस्त निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा है। तो भाई विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली ये किस नदी से जुड़ा हुआ है, तो सर जी ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है। तो साथ ही जो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह होती है उसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है, तो याद रखिएगा 274 सेंटीमीटर होती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भाई किस शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो मेरे भाई कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए।
मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? भाई मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो सर जी गर्भगृह होता है। ध्यान देंगे दोस्त, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो भाई इनमें से राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखेंगे दोस्त सभी साथी, क्या आते हैं बताइए आप लोग? तो कृषि आते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? भाई सबसे पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन है? तो के.एस. कृष्णन है मेरे दोस्त। ये ऑप्शन के.एस. कृष्णन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त जो हाफमैन कप है ये किस खेल से संबंधित है बताइए? फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट से? तो भाई याद रखिएगा लॉन टेनिस से है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तो ध्यान देंगे सभी दोस्त। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो कौन से नंबर का? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। 1 मिनट का समय इस सवाल को हल करने के लिए दे रहे हैं। बताइए दोस्त डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो सर जी फुटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कौन सा संविधान प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया था? तो भाई कौन सा ऐसा संविधान प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो साथी जो आपका राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसे आप लोग कहते हैं दोस्त डीपीएसपी बोलते हैं, अनुच्छेद 36-51 के बीच आता है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो सर जी आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड याद रखिएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी, यानी ये ऑप्शन साथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया है। डीपीएसपी अनुच्छेद 36-51 ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो भाई विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो भाई याद रखिएगा 2.4% है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। गठिया ये किसकी बीमारी होती है? त्वचा की, वृक्क की, यकृत की या जोड़ों की? बताइए गठिया तो साथी जोड़ों की बीमारी होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या दिया है। सवाल पढ़ेगा आप सभी लोग पहले। तो साथी देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो बताइए दोस्त पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो भाई कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है, जो कि ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भाई जो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार है, ये मुख्य रूप से तो मनाया जाता है, लेकिन ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में? तो भाई मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये ऑप्शन मोनपा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। श्री जतिन गोस्वामी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं? बताइए श्री जतिन गोस्वामी ये किस नृत्य में साथी बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, जो कि उनको कई सम्मान भी प्राप्त हुआ है इनमें? तो भाई सत्रिया नृत्य में। सी ऑप्शन सत्रिया नृत्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। हिमालयी आर्द्र वन में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है?
तो भाई हिमालयी आर्द्र वन में कौन सी महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है? तो याद रखिए दोस्त, ओक यानी एकॉर्न। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? बताइए, परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? तो भाई प्रतिध्वनि बोलते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? भाई परमाणु के नाभिक में, ये परमाणु गया नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? तो सर जी परमाणु संख्या ही तो बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या दिया है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में केंद्र राज्यों संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था? तो भाई केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था? तो मेरे भाई RS सरकारिया की अध्यक्षता में। डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा, आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। बस साथी ऐसे तैयारी करते रहिए। हम लोग 50 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपने 50 क्वेश्चन हल किया और आपका कितना स्कोर रहा। चलिए अब यहाँ से आप सभी का टेस्ट स्टार्ट होता हुआ फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए 51, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल साथी 6 वर्ष का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। राज्य आपातकाल को ये किस शासन के नाम से भी जाना जाता है? भाई राज्य आपातकाल को किस शासन के नाम से और भी जाना जाता है? तो सर जी राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं ना आपातकाल। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है? तो मेरे दोस्त किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है? बताइए, कार निकोबार, नारकोंडम द्वीप या रियूनियन द्वीप या वैरन द्वीप? बताइए किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सर जी बैरन द्वीप है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो साथी प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? तो सर जी ये तो 1914 में स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? बताइए कौन पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? तो सर जी बहरीन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 56 देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन श्रम मंत्री थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन श्रम मंत्री थे? बताइए आप सभी लोग। तो याद रखिएगा जगजीवन राम थे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या दे रखा है, सभी दोस्त बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है? तो साथी कौन पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से? तो ध्यान देंगे दो, जो प्राकृतिक गैस होता है ये पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी मिस्र में सुएज जल संधि से में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाला कृत्रिम जलमार्ग है? तो भाई कौन में से उत्तर पूर्वी मिस्र में सुएज जल संधि में उत्तर से दक्षिणी की ओर बहने वाला कृत्रिम जलमार्ग है? बताइए। तो सर जी सुएज नहर है। बी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। यूकेलिप्टस वृक्ष प्रजाति की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हुई है? बताइए यूकेलिप्टस वृक्ष प्रजाति की उत्पत्ति ये किस महाद्वीप में हुई है? महाद्वीप तो सर जी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ध्यान देंगे दोस्त, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? बताइए खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? भाई इनमें से कौन सी नदी है जो कि महानदी की सहायक नदी है? तो ध्यान देंगे तो मंड है, शिवनाथ भी है, आई भी है, लेकिन भाई मूसी ये नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। ए ऑप्शन मूसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर घाटी की झील में जमा होती है? भाई कौन सी मिट्टी कश्मीर घाटी की झील में जमा होती है? तो करेवा मिट्टी होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। निम्नलिखित में से कौन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? भाई टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत कौन कौन पहले आता है? ये तो देखिए भाई, फ्रेंच ओपन आता है, विंबलडन सबसे पुराना है ही, यूएस ओपन आता है, लेकिन कोरिया ओपन नहीं आता भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। निम्नलिखित में से किस खेल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? ऑप्शन जाइए, किस खेल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? लंबी कूद के लिए क्या गेंद की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। वॉलीबॉल में हो सकती है, कराटे में नहीं होती, खो खो में नहीं होती, यानी वॉलीबॉल। बी ऑप्शन में दोस्त जो वॉलीबॉल है आपका, इस खेल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? भाई सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सर जी गुरु नानक जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की? भाई भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय स्टार्ट किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। वर्ष डैश में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो भाई किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ दिया गया था? तो बताएंगे 1976 में। ध्यान देंगे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? भाई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई? मद्रास, मंगलौर, पांडिचेरी या श्रीरंगपट्टनम में? तो सर जी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत पैकेट के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? भाई परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत पैकेट के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित कर सकते हैं, जिसे क्या बोला जाएगा? तो क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा दोस्त, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। तो साथी मुझे उम्मीद होगा कि आपको वॉइस बहुत अच्छी क्लियर आ रही होगी। कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कि उनको वॉइस थोड़ी सी पसंद नहीं आ पा रही होगी, तो साथी सॉरी यार उसके लिए। थोड़ा सा सर्दी हुई है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेंटेन प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 1877 में किस गवर्नर जनरल ने महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार की मेजबानी की थी? तो हमने कितनी बार सवाल आपको करा चुका है। तो 1877 में किस गवर्नर जनरल ने महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार की मेजबानी कर दिया था? तो भाई याद रखिए लॉर्ड लिटन ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ से। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। भारत में हॉकी की शुरुआत किस देश के द्वारा लोगों की गई थी? बताइए भारत में हॉकी की शुरुआत किस देश के लोगों द्वारा स्टार्ट की गई थी? अमेरिकी लोगों, ब्रिटिश लोगों, रूसी लोगों या श्रीलंकाई लोगों? किसके द्वारा? तो भाई याद रखिए ब्रिटिश लोगों द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए 73 नंबर। 1918 में गांधी जी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था? 1918 में गांधी जी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो सर जी अहमदाबाद से किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न को बताइए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो भाई वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं टोटल? तो आज भी साथी 100 विषय हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए 75 नंबर देखिए। भारी परिवर्तनों से गुजरते हुए लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या है? भाई भारी परिवर्तनों से गुजरते हुए लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या है? तो सर जी रूपांतरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए।
कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है? बताइए, कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है? तो भाई याद रखिए रेगिस्तानी क्षेत्र के हैं ये सब। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। गैस में ध्वनि की गति निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त, गैस में ध्वनि की गति निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए घरेलू ट्यूब का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट मैदान में केंद्र में स्थित है? भाई क्रिकेट मैदान में केंद्र में कौन स्थित होता है? लॉन्ग ऑन, पिच, स्क्वायर ले गया, लॉन्ग ऑफ। तो भाई बीच में क्या होता है? केंद्र में पिच होता है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। तंत्रिका तंत्र की वे कोशिकाएं जिन्हें सहारा, संरक्षण और पोषण मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है? भाई तंत्रिका तंत्र के वे कोशिकाएं जिन्हें सहारा, संरक्षण और पोषण मिलता है तो उन्हें क्या बोला जाता है? भाई ग्लीसियल कोशिकाएं कहा जाता है, ग्लीसियल कोशिकाएं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भाई ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ये किस देश में स्थित है? तो सर जी ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। सी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट के 10 क्वेश्चन है भाई, तो इस 10 क्वेश्चन में आप ये जरूर कीजिएगा कि 10 को 200 सही करने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए 81 नंबर, आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवरी की शुरुआत पहली बार किस वर्ष की थी? जब भाई आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत की थी जो कि 1975 में, इसमें वेस्ट इंडीज जीता था तो साथ ही 1975 में किया था सीमित ओवरों की शुरुआत। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। माल एवं सेवा कर भारत किस वर्ष से लागू हुआ? भाई माल एवं सेवा कर भारत में कब से लागू हुआ? जीएसटी की बात कर रहा है ना, तो भाई जुलाई 2017 से लागू हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 83। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था? आप कभी सुना होगा कि भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ था? तो भाई कभी नहीं हुआ है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84। सुजानी कढ़ाई किस राज्य से प्राप्त हुई है? सुजानी कढ़ाई किस राज्य से प्राप्त हुई है? तो ये बिहार राज्य से हुई है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो चलिए बता देते भाई, लास्ट की अंतिम दिन की तैयारी है तो हर एक प्रश्न आपको करना जरूरी है। तो राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए अगला सवाल बताइए, 86 नंबर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई थी? भाई भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कलकत्ता शहर में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 87। शब्द जो मेडिटेशन ये किस भाषा से लिया गया है? भाई जो शब्द है मेडिटेशन ये किस भाषा से लिया गया है? तो ध्यान देंगे ये लैटिन भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। निम्नलिखित में से भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है बताइए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का होता है? किसका दूसरा सर्वोच्च पद होता है भारत में? तो याद रखिए उपराष्ट्रपति को होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। प्रसिद्ध लैंड क्रूजर सिल्क रूट किस देश से यूरोप तक फैला हुआ है? भाई जो प्रसिद्ध लैंड क्रूजर सिल्क रूट है ये किस देश से यूरोप तक फैला हुआ है? तो याद रखिए चीन से यूरोप तक फैला हुआ है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल दोस्त और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो हवा महल किस शहर में स्थित है? भाई हवा महल किस शहर में स्थित है? तो सर ये तो जयपुर में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली ये टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर कि आप लोगों ने 90 प्रश्न को हल किया तो आप सभी कितना स्कोर रहा। ओके दोस्त, तो उम्मीद करो दोस्त ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से याद भी किया होगा।
ओके दोस्त, तो चैनल पे रहे तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर करेंगे। कल से साथ ही आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिलना स्टार्ट होगी। तो टेलीग्राम लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। कल से आपका युद्ध होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए, जो स्टार्ट हो रही है 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में। ओके दोस्त, नोटिफिकेशन ऐड करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।